सभी उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल आपका अपना एसवी सर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में समतल में गति हम पढ़ रहे थे। आज एक और नया लेक्चर। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, उससे पहले देख लेते हैं ये अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया था। हमने पहले सदिश के रूप में सदिश के बारे में जाना था बहुत डिटेल में, फिर प्रक्षेप गति पढ़ना शुरू किया था। अब प्रक्षेप गति ही आज पढ़ेंगे, खत्म ही हो चुका है हमारा। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो बचे हुए, उन्हें डिस्कस करना है हमें। फिर उसके बाद में हम ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण की चर्चा करने वाले हैं। फिर आने वाली क्लास में ऊंचाई से तिर्यक प्रक्षेपण और समतल में आपेक्षिक गति, और फिर इसी के बाद मैंने आपको बताया था बेटा ये वर्षा व्यक्ति संबंध और नदी नाव संबंधित प्रश्न आपेक्षिक गति पर ही आधारित होते हैं। इनको हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करना चाहेंगे। चलिए बेटा, तो हम क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रक्षेपण पर महत्वपूर्ण उदाहरण करेंगे जो पिछली क्लास में हम कर रहे थे, उसी प्रकार के और उदाहरण और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम। PYQs है ना, क्या बोलते हैं भैया इन्हें, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गत वर्षों के पूछे गए सवाल। फिर ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण हमें समझना है। चलो क्लास शुरू करते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है भैया आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया है वो बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे बेटा जी आप, और साथ ही साथ आपको जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं वो सारी बातें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पता होंगी। क्लियर है, तो ही आने वाले अब जो सवाल है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से चमकने वाले हैं, है ना। फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन, छोटा सा रिवीजन, क्या कि सर अगर एक गेंद को आपने फेंका तो इसमें जो अधिकतम ऊंचाई एचमैक्स का फॉर्मूला जो होता है वो uy का स्क्वायर अपॉन में 2g होता है, जिसे हम साइंस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g लिख सकते हैं। इसी प्रकार से परास का जो फॉर्मूला था, है ना, उससे पहले हमने उड्डयन काल का फॉर्मूला भी देखा था 2uy बटा जी, जो कि 2u साइन थीटा अपॉन में g था। और परास का जो फॉर्मूला था वो क्या था बेटा, वो था ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, या इसे हम 2ux uy अपॉन में g लिखेंगे, और जिसे हम 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g लिख सकते थे, या इसे ही हमने u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g लिखा था। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ हमने पिछली क्लास में, है ना, जो प्रक्षेपण पथ था उसके बारे में चर्चा करी थी। y बराबर x tan थीटा 1 माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम इसे चाहे तो लिख सकते हैं y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन में r। क्लियर है, तो ये छोटी छोटी सी बातें जो हमने ऑलरेडी सीख ली है, समझ ली है। अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। इसी से जुड़े सवाल करेंगे जो हमने पिछली क्लास में सवाल करते, उन्हीं में से कुछ सवाल बच गए थे जो हमें अब कंप्लीट करने हैं। चलो भैया, तो आज की क्लास का पहला सवाल हमें बोला है कि किसी प्रक्षेप की ऊंचाई y और क्षैतिज दूरी x दी गई है किसी ग्रह पर, जहां पर पता नहीं ग्रह है लेकिन वायु नहीं है ना, मतलब कुल मिला के वायु घर्षण नहीं है। फिर बोला है y दिया है और x दिया है, तो मीटर दूरी दी जाती है जहां t समय है, वह वेग जिससे प्रक्षेपण को प्रक्षेपित किया गया है ना। देखो ये y और x का समीकरण देकर, y और x का समीकरण देके हमसे प्रक्षेपित वेग भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमसे पूछ सकते हैं प्रक्षेपण का जो वेग है वो भी पूछेंगे, और साथ ही साथ प्रक्षेपित कोण भी पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो मैं आपको एक बार सब कुछ सिखा देता हूं यहाँ से। या समीकरण भी पूछ सकते थे, वाह भाई वाह, सब कुछ, हाँ भाई सब कुछ पूछ सकते थे। तो अगर हमसे पथ समीकरण पूछा होता जो कि पूछा नहीं है, तो पथ समीकरण के लिए क्या करते, यहां से सर t का मान निकालते, x बराबर 60 है, तो यहां से हम लिखते x बराबर 60 है, तो यहां से हम लिखते हैं t बराबर x अपॉन में 6, और ये t का मान उठा के y बारे में लिख देते थे, तो ये हो जाता है y इक्वल्स टू 8t माइनस 5t स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स बाय 6 माइनस
5 इंटू एक्स बाय 6 का स्क्वायर। तो ये पद समीकरण हम निकाल दिए। लेकिन अभी सर हमें जो पूछा उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, हमें देख अगर तुम्हें प्रक्षेपित वेग ज्ञात करना है या कोण ज्ञात करना है प्रक्षेपण का, तो सब उसके लिए तुम्हें प्रारंभिक वेग पता होना चाहिए। तो प्रारंभिक वेग ज्ञात कैसे कर सकते हैं सर, उसके लिए हमें x दिया गया है, तो इससे हम निकाल सकते हैं vx। कैसे निकालेंगे, dx बटा dt से। तो एक बार वैल्यू रखो, देखो कितना आता है, dx बटा dt। तो x कितना है, x है 60, तो 6 बार आ जाएगा, t का अवकलन हो जाएगा 1, तो ये हो गया हमारा vx। कितना आ गया, vx आ गया। इसी प्रकार से y क्या दिया हुआ है, y से हम निकालेंगे सर vy, और vy होगा dy बटा dt। vy क्या होगा, dy बटा dt। तो ये y कितना है, y सर y नहीं पता, पता है हमें कितना है, 8t माइनस 5t स्क्वायर अपॉन में dt। 8t माइनस 5t स्क्वायर अपॉन में dt। तो यहां पर इसका अगर हम अवकलन करें तो ये हो जाएगा, देखो यार मैं सीधा करना चाहता हूं, साथ देंगे सभी बच्चे। 8t का अवकलन करेंगे तो t का अवकलन हो जाएगा 1 और 8 का आएगा 8 माइनस माइनस 5t स्क्वायर का अवकलन होगा 2t। तो 8 माइनस 5 इंटू 2 10। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 8 मतलब 10t हो गया, है ना। हमने v बोला है, आप चाहो तो उसे प्रारंभिक वेग है तो u भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रारंभिक वेग अगर तुम्हें पता करना है, ये वेग पता चला है किसी भी समय पर, है ना। देखो ये vx है और ये vy है, तो x दिशा का वेग कभी परिवर्तित नहीं हो रहा और y दिशा का वेग है 8 माइनस 10t। अब प्रारंभिक वेग मतलब क्या होता है, अब हम इधर की तरफ कर रहे हैं, तो t बराबर 0 पर जो vx होगा उसे हम ux लिख सकते हैं प्रारंभिक वेग को, और इसे लिखेंगे 6 मीटर पर सेकेंड। और vy जो होगा उसका मान है सर 8 माइनस 10t, और इसको रखेंगे हम 8 माइनस 10 इंटू 0, मतलब हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कहानी बेटा। तो ये टाइम t इक्वल टू 0 पर वेग आ चुका है, ये vx है ये vy है। तो अब मुझे अगर परिमाणी वेग ज्ञात करना पड़ेगा तो कैसे करूंगा, अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, अंडर ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx कितना है, vx है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 64 या 100 वर्गमूल 100, या हम इसे लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा प्रारंभिक वेग का, टाइम t को 0 पर वेग आ गया। हमसे अगर प्रक्षेपण कोण पूछते जो कि नहीं पूछा गया है तो भी हम कर सकते थे, है ना। यहां पर कर देते छोटे से में हो जाएगा प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण, देखो यार एक सवाल से मैं तुम्हें जो जो आ सकता है वो सब कुछ निकाल के बता रहा हूं। तो प्रक्षेपण कोण मतलब टाइम t को 0 पर कोण, तो ये tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिखेंगे सर जी हम यहां से uy बटा ux, मतलब y दिशा का प्रारंभिक वेग और x दिशा का प्रारंभिक वेग, वही tan थीटा होता हमने पढ़ा था। तो ये uy कितना है सर, ये है 8 और ux कितना है 6, तो 8 बटा 6 जो कि हो चुका है 4 बटा 3। तो 4 बटा 3, अगर tan थीटा का मान 4 बटा 3 है तो थीटा का मान है 53 डिग्री। पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया। वाह भाई वाह, कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। देख लो एक बार, हाँ 4 बटा 3, tan थीटा का मान अगर 4 बटा 3 है तो थीटा का मान कितना होता है, थीटा का मान होता है 53 डिग्री। तो इस हिसाब से हम बड़ी आसानी से ये सभी सवाल को कर सकते हैं। क्लियर है कहानी बेटा। चल हम आगे बढ़ते हैं और हम इसी में और भी महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं। अगला सवाल बढ़िया सवाल था, काफी इंटरेस्टिंग सवाल था, हमने सब कुछ निकाल दिया ना। एक और बढ़िया सवाल बोला है, समान प्रारंभिक वेग u
से सभी संभव दिशाओं में कुछ गोलियां दागी जाती हैं। गोलियों द्वारा अधिकतम घेरी गई भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा? अजीब सवाल है। ये जो सवाल है इसमें हमको ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी एक पार्क में एक फव्वारा लगा है और ये फव्वारा आपने देखा होगा ना, जैसे पार्क वगैरह में क्या होता है, जो फव्वारे से पानी का छिड़काव होता है तो फव्वारा से गोल 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 घूमता रहता है ना, उससे पानी बहुत दूर 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 तक घास के ऊपर छिड़काव होता रहता है, या हो सकता है खेत वगैरह में भी लगा हो आपके उधर। तो वो जो फव्वारा होता है उसमें हमसे पूछ सकते हैं कि यार ये कितना अधिकतम क्षेत्रफल कवर कर सकता है। क्लियर है? तो वही वाली बात इसमें भी पूछी गई है। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे अब ये है ना, इनका दिमाग शैतान वाला दिमाग, इन्हें गोलियां दागी, हम फव्वारा भी चला सकते हैं, पानी भी फेंक सकते हैं, ठीक है। अब इन्हें गोलियां दागी तो क्या कर सकते हैं, देखो। तो यहाँ पर अब ये गोलियां चल धड़ 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 धड़, इधर भी गिर रही है, इधर भी गिर रही है, देखो। तो यहाँ पर अब ये गोलियां चल धड़ 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 धड़, इधर भी गिर रही है, इधर भी गिर रही है, इधर भी गिर रही है, हर दिशा में गोलियां चल रही है। तो अगर तुम्हें यह समझना है कि यहाँ पर अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे बीच में खड़ोगे, धड़ 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 धड़, हर दिशा में ऐसे गोलियां चला जा रहा है, हर दिशा में हर गोलियां चल रही है। तो अगर अधिकतम क्षेत्रफल चाहिए तो उसके लिए, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए एक लाइन का सवाल है वैसे, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या अधिकतम होनी चाहिए, त्रिज्या अधिकतम होनी चाहिए। तो अगर अधिकतम त्रिज्या है, अधिकतम त्रिज्या है तो कैसे काम करे, कैसे निकाले अधिकतम त्रिज्या? आर मैक्स। ओहो, आर मैक्स, हाँ, यहां से अधिकतम कितनी दूरी पर गोली चला सकता है? जैसे मान कर लो एक बंदूक लेकर खड़े हो तुम, ऐसे धूम गोली वहां तक गई, फिर इधर झूम, तो वो क्या अधिकतम परास निकालना है तुम्हें? अधिकतम परास या आर मैक्स के लिए कोण क्या होना चाहिए सर? आर मैक्स के लिए जो थीटा का मान होना चाहिए वो 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आर मैक्स क्या होता है सर? ये होता है यू स्क्वायर बाय जी। अरे याद है, साइन 2 थीटा करेंगे, साइन 2 थीटा 0, साइन 2 थीटा करोगे यहाँ पर तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन में जी हो जाएगा। तो आर मैक्स जो है वो यू स्क्वायर अपॉन में जी होगा। तो अब अधिकतम क्षेत्रफल, तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया होगा सर पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई इंटू यू बाय 2 यू स्क्वायर बाय जी का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, फोर्थ वाला, है ना। बढ़िया सवाल है, इंटरेस्टिंग सा, मजेदार सा सवाल, ठीक है। प्रैक्टिकली सोच सकते हैं इस सवाल को। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक और बढ़िया सा सवाल बोला गया है ना, ये आसान सवाल है, इसमें भी हम सब कुछ निकाल सकते हैं ना। क्या क्या निकाला जा सकता है वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमें बोला गया कि एक प्रक्षेप को प्रारंभिक वेग 6i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकंड के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। यदि g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तब इसका परास का मान क्या होगा? परास का मान बताना है 4 ऑप्शन में। क्या दिया है हमें? ये हमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u, तो ये u दिया हुआ है ना, u दिया हुआ है, u होता है ux i कैप प्लस uy j कैप। तो बेटा अगर ये दे दिया ना तुम्हें तो तुम तो कुछ भी निकाल सकते हो रे। अरे लाला, कुछ भी कर सकता है। कैसे सर? ux का जो मान है वो ये है 6i कैप प्लस 8j कैप। तो यहाँ पर ux आ चुका है मेरे पास 6 मीटर और मीटर पर सेकेंड, और uy जो आ चुका है वो 8 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। अरे अब क्या निकालना है? जो निकालने का बोल रहा है वो निकाल दे। परास का फॉर्मूला क्या होता है? 2ux uy बटा जी। अच्छा सर वो वाला क्यों नहीं लगा रहे हो? अरे मेरे पास थीटा नहीं है, इसलिए मैंने सीधे 2ux uy अपॉन में जी कर लिया। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन में 10। आई होप, यस, माई होप इज करेक्ट। यहाँ पे जी का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो एक बार हल कर लेते हैं इसे। हाँ, इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 48 इंटू 2, है ना। देखो ये यहाँ पर इसको हल करो, ये हल करो इसे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 8 इंटू 6 करते हैं ना। देखो कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सीधे बेस कर लो 12 इंटू 8,
12 into 8 96 होता है। ठीक है, हाँ भैया अब हम तो ऐसा कर लेते, तुम देखो अपने हिसाब से। 9.6 मीटर हमारा आंसर है क्या ऑप्शन में? हाँ हाँ भाई 9.6 इज द करेक्ट आंसर। और अगर चाहता वो हमसे, ये तो पूछा है, और क्या क्या पूछ सकता था? h पूछ सकता था, तो होगा uy का स्क्वायर अपॉन में 2g। तो ये कितना हो गया सर? uy कितना है? कितना है रे बालक? 8। 8 का वर्ग अपॉन में 2 इंटू 10, मतलब हो गया 64 बटा, या हम इसे 32 लिख सकते हैं, या 3.2 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से उड्डयनकाल पूछा जा सकता था, नहीं पूछा है लेकिन फिर भी पूछ सकता है कल को, तो काहे रिस्क ले, सभी निकाल देते हैं। 2 इंटू ui है 8 बटा 10, तो 1.6 सेकंड में गेंद नीचे वापस आ जाएगी। अच्छा, अरे अगर तुम्हें वेग दे दिया ना प्रारंभिक घटक के रूप में, तो इसी से तो कहानी शुरू करी थी। अरे इसी से पूरी कहानी शुरू करी थी, यही से तो सब कुछ निकाला था हमने। तुम कुछ भी निकाल सकते हो ना, जैसे प्रारंभिक कोण, प्रारंभिक कोण क्या होगा? प्रारंभिक कोण होगा सर tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है uy बटा ux। तो uy कितना है? uy है 8 अपॉन में ux। अरे ये तो अभी किया, हाँ हाँ बिल्कुल सही समझे तुम, है ना। अभी हमने जो पीछे सवाल किया था, ये भी जाने अनजाने में वैसा ही सवाल था, है ना, जाने अनजाने में वैसा ही सवाल था। इसमें हमने प्रारंभिक वेग वगैरह सब कुछ निकाला है ना, वही वाला सवाल है, डाटा वैसा ही है, डाटा वैसे ही करना, वही सब कुछ। इसमें भी ux 6 है, uy 8 है ना। तो हम यहाँ पर फिर से वही वाली सारी बातें कर चुके हैं ना दूसरे सवाल के रूप में। तो प्रारंभिक कोण कितना आ जाएगा? थीटा फिर से आ गया 53 डिग्री। हाँ भैया यही खास बात है एसपी सर की, एक ही सवाल से कितने सवाल हो गए? 1 2 3 4 5 सवाल हो गए, उसमें 5 ऐसे 5 5 10 सवाल कर लिए हमने। बहुत खूब। एक और बढ़िया सवाल हमें बोला गया है ना कि एक गेंद, सवाल में बोला गया है कि एक गेंद जिसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E है। ओहो, गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा क्या तुम जानत है? गतिज ऊर्जा का होता है? गतिज ऊर्जा E, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², है ना। एक बार पहले गतिज ऊर्जा का सूत्र लिख लेते हैं। गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, इसको बस मान पता होना चाहिए कितना है। तो बोला है कि यहाँ पर गेंद जिसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रारंभिक वेग u होता है, तो हाफ mu²। क्या हो जाएगा? हाफ mu²। तो यहाँ पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ mu² है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से बोला है कि 45 डिग्री कोण पर फेंकी जाती है, तो पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उच्चतम बिंदु पर सर u cos थीटा या u cos 45 चाल होगी। तो उच्चतम बिंदु पर, या h max भी लिख सकते हैं, उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर u जो होगा या वेग जो होगा वह चाल जो हो जाएगी u cos 45 होती है ना। तो यहाँ पे cos 45 को 45 डिग्री के कोण से फेंका, उसने देखा है, बोला है देख सवाल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सर u cos 45 होगा 1/√2। वाह भाई वाह। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वहां पर, ये हो जाएगी सर हाफ mv², या v का मान लिख सकता हूं मैं हाफ mu/√2 का स्क्वायर। सारे प्रीवियस ईयर सवाल चल रहे हैं, ये भले ही नीट या एपीएमटी के प्रीवियस नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो भी बड़ी एग्जाम्स होती थी, जितमर होते थे, एम्स होते थे, है ना, उसके अलावा जो भी स्टेट बोर्ड की एग्जाम्स होती थी, उन्हीं सबके सवाल चल रहे बेटा यहाँ पर। तो हाफ mu का स्क्वायर बटे में 2। ये क्यों कर दिया? अरे क्योंकि हाफ mu² √2 का वर्ग होगा तो 2 हो जाएगा, और हाफ mu² का मान E ऑलरेडी मुझे पता है। तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा जो आ जाएगी वो E/2 हो जाएगी, मतलब उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी अधिकतम मान के। अधिकतम कहाँ होगा? जिस बिंदु पर गेंद को प्रक्षेपित किया जाएगा। ऐसा सवाल हमने पहले भी, मतलब गतिज ऊर्जा के बारे में नहीं,
चाल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है सब कुछ। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से। नीट 2013 का एक और सवाल करते हैं। बोला है कि किसी प्रक्षेप का प्रारंभिक बिंदु ए पर वेग दिया गया। अच्छा देखो फिर से सदिश रूप में दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यह है तो इसका बिंदु बी पर वेग क्या होगा, मतलब जब ये जमीन पर टकरा जाएगी तो वेग क्या होगा। तो सर एक्स दिशा का वेग, पेन नहीं उठाना पड़ रहा है नीट के सवाल में। नीट के सवाल में बिना पेन उठाए जवाब। हमें पता है कि सर एक्स दिशा में वेग समान होगा, तो एक्स दिशा में 2i कैप ही होगा, एक्स दिशा में 2i कैप ही होगा, तो 2i कैप ही होगा एक्स दिशा में। y दिशा में 3j कैप नहीं, y दिशा में अंतिम वेग -3j कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3j कैप। -3j कैप क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ है ना, क्योंकि जो परिमाणी वेग होता है वो होता है नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पर अंतिम वेग जो होगा, देख एक्स दिशा का घटक नहीं बदलता, वाई दिशा में ऊपर फेंका है तो आएगा नीचे की तरफ। तो 3j कैप से फेंका है तो -3j कैप से नीचे पहुंचेगा या जमीन पर टकराएगा। बिना सोचे हमने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर लगा दिया, फोर्थ वाला। क्लियर है भाई, मजेदार कहानी। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समय पर नीट 2017 कि यदि किसी समय पर किसी कण के v और x निर्देशांक क्रमशः इतने और इतने हैं, तो बोला है t बराबर 2 सेकंड पर उस कण का त्वरण क्या होगा। तो t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण कैसे निकालेंगे भैया। अब ये नहीं बोला प्रक्षेप गति है, बोला x और y में जा रहा है, द्विविमीय गति है ये। प्रक्षेप गति भी द्विविमीय ही है, लेकिन यह प्रक्षेप गति नहीं बोला है, द्विविमीय गति का प्रश्न हो गया ये, है ना। भले ही उसने ये नहीं बोला हमें, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि हाँ भैया ये द्विविमीय गति का प्रश्न है। क्यों, क्योंकि तुमने यहाँ पे हमें प्रक्षेप के बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं भी बताया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो त्वरण बताना है। x बराबर दिया गया है 5t माइनस 2t स्क्वायर और y बराबर दिया गया है 10t। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हमें त्वरण निकालना है। तो पहले x दिशा का वेग निकालेंगे, तो इसे अवकलित करो, ये हो जाएगा 5t का अवकलन होगा 1 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t। हमने हजारों बार अब अवकलन कर लिए ऐसे, तो इनमें हमें किसी में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5, इसका अवकलन करा है, ये करा है dx बटा dt, तो उससे मिलेगा वेग, और ये हो जाएगा 5t का अवकलन 1 हो गया, 2 ऐसा कैसा टी स्क्वायर का अवकलन 2t। अच्छा dy बटा dt करते हैं, तो dy बटा dt करेंगे, ये हो जाएगा vy आ जाएगा बेटा, और इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 1 मतलब 10 हो गया। अगर मैंने ay बोला तो उसे लिखेंगे हम dv x अपॉन में dt। तो x दिशा का वेग का फिर से अवकलन, तो x दिशा में वेग है 5 माइनस 4t, कितना है 5 माइनस 4t। तो 5 का अवकलन कितना होगा, 5 का अवकलन कितना होगा, 5 का अवकलन होगा 0 माइनस 4 तो 4 ही है, 1 का t का अवकलन होगा 1, तो ये हो गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये x दिशा का वेग आ गया, तो त्वरण आ गया। y दिशा का त्वरण क्या होगा, सर मत निकालो, अरे निकाल देते चल, ये 10 का अवकलन हो गया 0, तो ये गया -4, परिमाणी भी कितना आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा x दिशा का हमारे पास यह त्वरण आ गया। मुझे उम्मीद है ये कहानी सबको बहुत बढ़िया रूप से चमकती है। क्लियर है बेटा। चलो तो हमने काफी सारे सवाल, काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण। ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण क्या होता है, देखो मान के चलो कि यहाँ पर ये एक गेंद है जिसको मैंने किसी एक बिल्डिंग की छत पर रख रखा है, और मैंने इसे यहाँ से यू वेग दिया, अभी नहीं दिया, अभी जब मैं बोलूंगा तब जाइए, है ना। तो मैंने इसे यू वेग देके फेंका, तो ये कुछ ना कुछ पथ लेती हुई आगे बढ़ेगी। अब मुझे इसमें सारा एनालिसिस करना है, क्या कि एच मैक्स तो मुझे दिया जाएगा,
ये जो ऊंचाई है वो एच मैक्स है, ये मुझे डी चाहिए और मैंने इसे यहां से यू वेग दिया, अभी नहीं दिया, अभी जब मैं बोलूंगा तब जाएगी, है ना। तो मैंने इसे यू वेग देके फेंका तो ये कुछ ना कुछ पथ लेती हुई आगे बढ़ेगी। अब मुझे इसमें सारा एनालिसिस करना है क्या कि एच मैक्स तो मुझे दिया जाएगा, ये जो ऊंचाई है वो एच मैक्स है, ये मुझे डी चाहिए, मुझे परास निकालना है, मुझे उड्डयन काल निकालना है वगैरह सब कुछ निकाल के देना है। क्लियर है? तो चलो भैया एक बार मैं गेंद को सब मार देता हूं। चलो तो ये गेंद आगे बढ़ी और नीचे आके गिर गई। तो अब ये जिस पथ से आई है उस पथ का समीकरण, ये गेंद कहां गिरी है तो ये इसका परास हो जाएगा वगैरह सब कुछ निकालना है मुझे। एक बार फिर ले जाएगा, चलो वापस आ जा, है ना, एक बार फिर मार दूं। चलो तो सर ये गेंद इस पथ से कहीं गई, है ना, थोड़ा सा वैसा कर देते हैं पथ को, तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मिला देते हैं हम। तो ये ऐसा कुछ पथ गेंद का बनने वाला है। तो देखो भैया अगर ये ऐसे पथ से गेंद गई है तो अब हमें पूछा जाएगा, है ना, या हमें बताना होगा कि यहां पर हमें बताना होगा कि यहां पर किसी भी बिंदु पर गेंद का वेग क्या हो जाएगा, या किसी भी बिंदु पर गेंद कहां पर होगी, मतलब पथ समीकरण वगैरह बताना होगा। तो आओ मिलकर करें ये सवाल, मतलब ये सवाल ही है, इसमें सब कुछ हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो अभी हमें पहले क्या क्या पता है वो देखते हैं। क्या क्या पता कहने का मतलब क्या गुरुजी? देखो वापस भेज दूं क्या इसको, एक बार और करें, चला जा। देखो हमें पता है यहां पर प्रारंभिक वेग u है, ऐसे फेंकी, ध्यान देना, गेंद को ऐसे फेंकी, यह होगा ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण। अगर गेंद को तुमने ऐसे फेंक दिया तो ये तिर्यक प्रक्षेपण में आएगा। सर ऐसे फेंक दिया तो ये भी तिर्यक प्रक्षेपण में आएगा, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हमने क्षैतिज में फेंका है ना, क्षैतिज में फेंका है, तो क्या क्या होगा ये सब कुछ अब हमें समझना शुरू करना है। तो देखो बेटा शुरू करते हैं कहानी को। यहां पर क्या होगा, गेंद आगे जाएगी नीचे जाएगी, आगे जाएगी नीचे जाएगी, आगे जाएगी नीचे जाएगी, आगे नीचे आगे नीचे आगे नीचे आगे नीचे। एक तरीके से वास्तविकता में देखा जाए तो ये जो पूर्ण प्रक्षेप गति हो रही थी धरातल से धरातल, उसका आधा हिस्सा है। क्या है भैया? उसका आधा हिस्सा है। अब हम पहले इसमें यह देखते हैं कि सर यू तो हमें पता है, अच्छा यू तो पता है ना, तो हमें क्या पता है, ये हमें एक्स दिशा के बारे में पता है। एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग है यू। अब ये यू ही है, यू एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y दिशा का प्रारंभिक वेग 0 है। अगर मैं यही बात लिखूं, प्रारंभिक वेग, y दिशा में प्रारंभिक वेग लिखा जाए, है ना, एक बार x दिशा और y दिशा के बीच में अलग से कॉलम बना देते हैं हम, तो थोड़ा सा क्लियरिटी से जैसे पीछे पड़ा था वैसे लिख देंगे हम, है ना। प्रारंभिक वेग जो है वो v है। अरे v होता, v ux uy होता, लेकिन अभी क्या है 0 मीटर पर सेकंड। क्यों 0 मीटर पर सेकंड है ना, सब तो अपने आप जल्दी वापिस आ चल। तो ये अपने आप गेंद नीचे की तरफ जाएगी क्या? हाँ सर ये जाएगी तो सही, आगे तो बढ़ेगी, लेकिन x दिशा में ही वेग मैंने सीधे फेंका, सीधे, है ना, किसी कोण पे नहीं फेंका जिसके घटक ले लूं और x दिशा और y दिशा में वेग आ जाए, सीधे फेंका तो y दिशा का प्रारंभिक वेग 0 हो चुका है। मतलब आधा सवाल तो यहीं खत्म हो गया, आधा सवाल तो यहीं खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया सर जी? हमें पता है कि अगर y दिशा का प्रारंभिक वेग 0 हो गया तो हम आगे अब चीजें बहुत आसान तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। देखो कैसे,
है ना। अच्छा, अगर मैं त्वरण की बात करूं तो सर हमें पता है कि x दिशा में कोई त्वरण नहीं होता है, तो इसका त्वरण 0 होगा या 0 होगा। इसी प्रकार से यहां पर अगर मैं त्वरण की बात करूं, ay की बात करूं तो -g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। कितना होगा? -g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण जो होता है वो नीचे की दिशा में होता है और g होता है। क्लियर है छोटी सी बात? अच्छा सर, अब अगर हमें विस्थापन पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। विस्थापन पता करेगा, पहले विस्थापन पता कर ले। वेग पता चल जाए तो भी मजा आ जाए। हाँ, वेग पता कर ले। तो देखो वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता में क्या है, यह किन दो प्रकार की गति का मेल है। ये जो है यह y दिशा में गेंद जो है वो सीधी नीचे जा रही है, प्लस h ऊंचाई से गेंद को छोड़ी गई गेंद सीधी नीचे जा रही है, प्लस x दिशा में u वेग से चलती जा रही है। जैसे हमने वहां पर सीखा था पहले कि जो धरातल से धरातल प्रक्षेपण है वो किन दो गतियों का मिलता है। गेंद को ऊपर फेंका, नीचे आई, और एक गेंद को सीधे फेंक दिया। और यहां पर क्या है, ये गेंद को केवल ऊपर से नीचे फेंका है और बाकी x में आगे बढ़ती जा रही है। क्लियर है कहानी, है ना। तो ये बड़ी आसानी से हमने ये 2-3 चीजें समझी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इसमें पूरा एनालिसिस कर डालते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी भी बिंदु x, y पर क्या होगा, है ना, तो हम विस्थापन लिख देते हैं। तो विस्थापन लिखूं अगर मैं x में विस्थापन, तो सर x में विस्थापन हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा u इंटू टी। क्यों? क्योंकि x में कितना चला, ये यहां से यहां तक आया, तो u इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि u से ही चल रहा है। x में वेग परिवर्तित नहीं होगा। मुझे ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखना चाहिए, लेकिन त्वरण नहीं है। अगर मैं y दिशा में विस्थापन लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? तो अगर सर y दिशा में विस्थापन लिखा जाए, y दिशा में विस्थापन लिखा जाए, अरे हाँ, y दिशा में विस्थापन लिखा जाए तो ये हो जाएगा y बराबर u वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y दिशा का प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो ये हो जाएगा y बराबर -हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ सर, बिल्कुल सही सोच रहे हो। टी का मान उठा के यहाँ पे रख दोगे तो पथ का समीकरण निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात। चलो, तो ये तो हमने कर लिया। माइनस क्यों आया? क्योंकि नीचे की तरफ है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी भी समय टी पर वेग की चर्चा कर लेते हैं। वेग समय टी पर, किसी भी समय टी पर वेग बोलूं तो वेग एक्स का तो बदलने नहीं वाला है। वाई दिशा में वेग क्या हो जाएगा? वाई दिशा में सर किसी भी समय टी पर वेग बोला जाए तो ये वी वाई जो होगा, वी वाई होगा वो यू वाई माइनस जी टी होगा, और यू वाई फिर से 0 है तो आधा काम वहीं खत्म हो गया। ये माइनस जी टी है। माइनस क्या दिखा रहा है कि नीचे की तरफ, मतलब किसी भी बिंदु पर मैं तुझे बोलूं कि गेंद का वेग क्या है तो हम बोलेंगे कि x दिशा में तो u ही है, y दिशा में इसका वेग जो है वो gt हो गया है। y दिशा में जो इसका वेग है वो gt हो गया। माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव में ही है। तो किसी भी क्षण पर वेग देखो, किसी भी समय पर वेग देखो तो x में u, y में gt। तो अगर मैं परिमाणी वेग लिखूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। परिमाणी वेग क्या हो जाएगा सर? ये परिमाणी वेग हो गया v, और इसका x से कोण अगर अल्फा बना तो क्या मैं यहां पर ये कंक्लूडिंग लाइन लिख सकता हूं वेग का, दोनों को मिलाकर वेग की कहानी कि सर वेग जो होगा v वो होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है, और ये जो होगा वो होगा वी एक्स यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। माइनस जी टी में क्यों आया भैया? क्योंकि y दिशा का प्रारंभिक वेग, मतलब y दिशा में किसी भी समय पर वेग देखोगे तो नेगेटिव दिशा में है। और साथ ही साथ अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई tan अल्फा कोण बताओ ये tan अल्फा, तो tan अल्फा भी बताना कोई बड़ी बात नहीं है सर जी। tan अल्फा जो होगा वो gt बटा वी यू हो जाएगा। वी वाई बटा वी एक्स से निकाला। माइनस चाहो तो लिख लो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। माइनस चाहो तो लिख लो। क्यों? क्योंकि वह नीचे की दिशा में बन रहा है। क्लियर है भाई ये कहानी, है ना। तो इस प्रकार से हम ये वेग की कहानी कर सकते हैं।
वेग की कहानी कर सकते हैं। क्लियर है बात, है ना। तो यहां पर ये जो वेग आया है, ये वेग y दिशा और x दिशा का वेग लिख दिया हमने किसी भी समय t पर। अच्छा, हमसे पूछा जाता है अंतिम वेग क्या होगा। अंतिम वेग, वेग की कहानी पहले पढ़ लेते हैं, है ना। आगे देखो, वेग, अंतिम वेग जब गेंद धरातल पे टकराएगी तो उसे हम अंतिम वेग के नाम से बोल सकते हैं। अंतिम वेग क्या होगा, तो सर अंतिम वेग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो फिर से एक बार छोटा सा बना दे, छोटू सा डायग्राम। टकरा गई, तो ये यहाँ पर टकराई, इधर को टकराई, तो इसमें x में और y में, है ना, तो ये x में जो वेग होगा वो vx होगा और y में जो वेग होगा वो vy होगा। तो जब गेंद टकराएगी तो x दिशा का वेग तो कभी नहीं बदला, वो तो यूं ही रहेगा। y दिशा का वेग, ओ हो, गेंद अगर h ऊंचाई से गिरी है तो उसका y दिशा का वेग क्या होगा, सोच सकते हो किसी भी टाइम पर। हाँ भैया, जब गेंद टकराएगी तो y दिशा का वेग कितना होगा। ओहो सर, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल हो गया, है ना। इसको ऐसा सोच, अभी सब कुछ गोली मार दे, पूरा गोली मारो, गोली मार दी, गोली मारो, गोली मार दो, गोली मार दो, गोली मार दो और आगे बढ़ो। देखो गोली मार दी से। यहां पर बस मुझे इतना बताओ कि अगर गेंद को एच मैक्स ऊंचाई से, मैं तुझे पहले ही बोला था कि गुरुत्व के अधीन गति को बढ़िया तरीके से रिवाइज करके रखना है तभी बातें बनेगी। अगर गेंद को एच ऊंचाई से छोड़ा जाए तो वह जब धरातल पे टकराती है तो उसका वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है यहाँ पर। तो सर ये हमने गति के तीसरे समीकरण से निकाला था। प्रारंभिक वेग जो है x, ये अभी मैंने गोली मार दी, अब नई बात कर रहा हूं। गेंद को छोड़ा 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 छोड़ा, तो y दिशा में जब वो गेंद धरातल पे टकराएगी तो उसका वेग क्या होगा, ये वेग क्या होगा। तो सर ये v का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, √2gh, है ना। क्या पढ़ा था, 2gh। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने यहां से पढ़ा, ये मतलब कितनी देर में गेंद नीचे आएगी, वो पढ़ा था √2h/g। अरे कुछ याद आया, कुछ याद आया, कभी तो कुछ याद कर लिया करो, है ना। ये कैसे निकाला था मैंने, ये गति के तीसरे समीकरण से निकाला था और यह गति के दूसरे समीकरण से निकाला था, सेकंड इक्वेशन से निकाला था ये, और ये थर्ड इक्वेशन से। अरे हाँ ना तो बोलो कि ये याद है या नहीं है ना। √2gh और y दिशा में क्या निकालेंगे, y दिशा में निकालेंगे अगर गेंद को हमने h ऊंचाई से छोड़ दिया तो प्रारंभिक वेग फिर से शून्य होगा, ये हो जाएगा ½ g t² के बराबर, है ना। या t को लिख सकते हैं √2h/g। दिस इज द आंसर फॉर द कमिंग क्वेश्चन। देखो यहां पर इसका जवाब हम यहां पर लिखेंगे कि y दिशा में तो यही होगा, तो ये हो गया √2gh। अरे आया समझ में। तो यहां पर जिस गेंद जिस कोण से टकराएगी या परिमाणीय वेग वगैरह पूछा जाए तो आराम से निकाल सकते हो। अरे क्लियर है भैया सभी को कहानी, है ना। तो यहां पर अंतिम वेग, तो ये कितना लिख सकते हैं, √, इसका वर्क कर दो तो 2gh हो जाएगा प्लस u का स्क्वायर। ये हमारा अंतिम वेग होगा जिससे गेंद धरातल पे टकराएगी। कोण भी प्राप्त कर सकते हैं वैसे। चलो बहुत बढ़िया। और क्या निकाल सकते हैं सर। हाँ सर अधिकतम ऊंचाई तो निकालो। अरे मूर्ख बालक, अधिकतम ऊंचाई क्या निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई से तो छोड़ा है तो h मैक्स तो निकालना ही नहीं है इसमें। ओहो, तो अब हम बात करते हैं ओडियन काल की। किसकी बात करेंगे, ओडियन काल की। तो ओडियन काल क्या होगा, क्या होगा भैया बताओ। तो सर अगर हम ओडियन काल की बात करें तो वो क्या होगा, TF होता है वो, और वो होगा √2h/g। ये मैं सीधे कैसे लिख पा रहा हूं, गति के तीसरे समीकरण से, y दिशा से। याद रखना बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया था कि जो उड्डयन काल है वो y दिशा से निकलता है। ये होगा ½ g t² बराबर h मैक्स।
और यहां से टी का मान निकालोगे तो टी एफ हो जाएगा, वो हो जाएगा एच मैक्स इंटू 2 अपॉन में जी, है ना। वैसे एच मैक्स तो जब घूमता है तब लिखते हैं, वैसे अभी हम केवल एच से भी काम चला सकते हैं। तो यहां से हम इसे बना सकते हैं वर्गमूल लेकर। छोटी सी बात, ओहो बहुत बढ़िया। तो यहां से अच्छा सर यूटी क्यों नहीं है? अरे यार y दिशा प्रारंभिक वेग शून्य होता है यार। यार कैसे कैसे करोगे? पेशेंट आया था। अच्छा पिछले वाले की भी तो हड्डी टूटी थी, इस वाले की भी तो हड्डी ही टूटी है, दोनों को एक ही गोली दे दूं क्या? अरे उसके हाथ की हड्डी टूटी थी, इसके पैर की हड्डी टूटी है। यहाँ पर ये यूटी क्यों नहीं है? क्योंकि फिर से वही वाली बात है कि यहाँ पर y दिशा का प्रारंभिक वेग शून्य है। तो यहां से हम टीएफ निकाल सकते हैं। चलो ओडियन काल निकल गया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। आगे बढ़ जाए। चलो अब परास की बात कर लेते हैं। परास, परास मतलब क्या होता है? अधिकतम दूरी। तो r जो होगा वो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो ux मतलब x दिशा का वेग तो u ही है, √2h बटा g। ये हमारे पास परास आ गया, कहानी खत्म हो गई। तुम तो देखते ही रह गए। पथ समीकरण बता दो क्या? पथ समीकरण, पथ समीकरण क्या होगा सर? x बराबर है यूटी, y बराबर है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे ले रे भाई, ये लिखा हुआ था। ऐसे देखने लग जाता है ये आदमी का दिमाग क्या चलता रहता है, एकदम से कैसे याद आ जाता है? अरे 2 मिनट पहले लिखा था मैंने ये, इसलिए याद है मुझे। ये क्षैतिज प्रक्षेपण सबसे आसान चीजों में से एक है इस दुनिया में। तो टी का मान उठा के रख दो, अभी मैंने बताया था, मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा पहले ही। तो ये y का मान निकल सकता है बेटा यहाँ से माइनस हाफ जी यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। रे 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 नजर हटी रे, दुर्घटना घटी घटी घटी। यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन में u, ये लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। ये हमारा पथ समीकरण है। क्या है भैया? यह पथ समीकरण है हमारा। तो ये पथ समीकरण भी वही बात दर्शा रहा है। क्या y स्क्वायर है, मतलब यह बनेगा परवलय। क्या बनेगा? परवलय बनेगा। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था कि भैया ये जो है वो जो कल हम पढ़ रहे थे या हम धरातल से धरातल जो प्रक्षेपण पढ़ रहे थे उसी का आधा भाग है। उसी का क्या है भैया? आधा भाग है। चलो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने रंग भर दिया। रंग भरो कार्यक्रम यहाँ पर। अब देख ये क्या है यार? ये क्या है सर? ये क्या है? ये वास्तविकता में जो हम पहले पढ़ते थे, ये सर गेंद गई इधर से इधर से इधर घूम गई, तो ये आधी है, यहाँ से आधा बस। तो ये वही होगा जैसा पहले पढ़ा था, है ना। क्या है ये? वहां पर देख y बराबर ax माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में था। अब यहाँ पे केवल ये वाला, वहां पे u cos था, कॉस यहाँ पर है ही नहीं, है ना, क्योंकि सीधे ही गेंद को फेंका है। तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो ये जो समीकरण है ये अभी परवलय का है, मतलब ये भी क्या बन रहा है? परवलय ही बन रहा है। ए क्यों बोल दिया? क्योंकि हाफ जी यू स्क्वायर क्या होंगे? सब कांस्टेंट, नियत मान होंगे बेटा। तो जैसा उसमें पढ़ा वैसा का वैसा हमने इसमें भी फिर से पढ़ लिया। क्लियर इतना था? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं अब? क्यों? क्योंकि मैं इस पे सवाल कराना चाहता हूं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन हमने ये बना लिया। इतना चमकता है भैया सभी को। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इस पे करते हैं सवाल, सवाल पे सवाल। पहला सवाल, एक कण t बराबर 0 पर कुछ ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में 20/√3 मीटर प्रति सेकंड की चाल के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। किस समय इसका प्रक्षेपण इसका वेग प्रारंभिक वेग के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा? मतलब ये यहां कहीं आएगा। तो यहां पर इसका वेग जो है वह 60 डिग्री का बन जाएगा। टेन थीटा, ओ हो टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? पहले लिख लिया करो एक बार, जब भी सवाल पढ़ो तो पहले लिख लो क्या क्या दिया है। और टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए होता है सर, 1000 दिनों से पढ़ रहे, वी बटा वी एक्स। क्या होता है? वी बटा वी एक्स। तो टेन थीटा क्या होता है सर? ये होता है √3।
समय निकालना है, देख वो जो भी पूछे वो आ जाएगा अपने आप, अगर तुम फॉर्मूला सही लगा रहे हो तो। किसी भी समय पर सर एक्स में वेग तो वही रहेगा और वाई में वेग हो जाता है जीटी, आपने सिखाया हमें, है ना, माइनस जीटी होता है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑलरेडी नेगेटिव में, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अरे यही तो सिखाया, उठा के रख दे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, वी वाई कितना होगा, वी वाई होगा जीटी माइनस जीटी, और वी एक्स कितना होगा, ये यू के बराबर होगा, और प्रारंभिक वेग दिया है अपन को, बोल रहे बच्चा 20/√3 मीटर प्रति सेकंड दिया है। उठा के रख दो, वी वाई का मान आ जाएगा। रखो एक बार जरा तेजी में, क्या आता है देखते हैं। सर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 बराबर वी एक्स वी वाई, अच्छा जी टी, मैग्नीट्यूड रखा हूं वैल्यू क्योंकि माइनस जी टी ऑलरेडी है, तो ये जी इंटू टी, देख यहां से समय निकलेगा, वही बोला है उसने कि किस समय पर इसका वेग प्रारंभिक वेग के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहां पर 60 डिग्री का कोण कब बनेगा पता चल गया है, और ये हो गया 20/√3, है ना, 20/√3, √3 को घुमा के उधर ले जाओ और हल कर लो, समय आ चुका है, समय बड़ा बलवान है। क्लियर है, तो ये √3 ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, या एक काम करो 20√3 को सीधे उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 20√3 गुणा √3 बराबर हो जाएगा जीटी के, तो ये √3 ने √3 को मार दिया, तो 20√3 में से √3 गया, ये जीटी के बराबर बचा। जीटी का मान कितना होता है 10, जीटी का मान कितना होता है 10, तो यहां से टी का मान आ गया हमारे पास। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया सर 20 बराबर 10 गुणा टी, तो 0 ने 0 को मार दिया, टी का मान आ गया 2 सेकंड, इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये गेंद को ऐसा फेंका, ये जाएगी और गिरेगी, बीच में जहां ये 60 डिग्री का कोण बनाएगी, सॉरी बीच में जहां 60 डिग्री का कोण बनाएगी वहां पर समय होगा 2 सेकंड। कैसे निकाला, बेसिक से, tan थीटा बराबर वी वाई बटा वी एक्स से करा हमने। क्लियर है बेटा, चलो आगे बढ़ते एक और दिलचस्प सवाल की तरफ, है ना। ये एक सवाल है जिससे हमें बहुत कुछ निकालने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सवाल में बोला है कि 490 मीटर ऊंचे पर्वत के शिखर से एक प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में 98 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा गया है, तो ज्ञात कीजिए। बहुत कुछ ज्ञात करना है, पहले एक बार फोटो बना लेते हैं। हमारा जो एच है वो 490 मीटर दिया हुआ है, और क्या बोला है कि यहां से इस गेंद को फेंका जाएगा क्षैतिज में, ये ऐसे जाकर गिर जाएगी। क्लियर है, यहां पर गिर गई। तो अगर गेंद ऐसे जाकर गिर गई तो अब तुम्हें एक्स में वाई में सब कुछ पूछा जा सकता है। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 98 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये तुम्हें यू दिया हुआ है। चलो धरातल तक पहुंचने में लगा समय, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला सवाल, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है सर √2h बटा जी। क्या होता है बेटा, √2h बटा जी। तो सर जी ये हो जाएगा 2 इंटू एच, एच कितना है 490 बटे में 9.8। मुझे कोई सपना नहीं आया, सवाल वाले ने लिख कर दिया है यहाँ पर 9.8 लो भैया, तो 9.8 लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो 44 इंटू 9, 49 इंटू 2 करेंगे तो 98 होता है। ये 98 का दुगना 98 का आधा याद रखना है ना, बहुत बार सवालों में यही वैल्यूज आएंगी। जैसे 98 का दुगना करोगे तो 196 आएगा, 98 इंटू 2 करोगे तो 196 हो जाएगा, और 98 का आधा करोगे तो 49 हो जाएगा ना। ये वैल्यूज हमें बेटा बहुत बार लगेंगी, तो चाहो तो दोनों याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हल करते हैं इसे। सर जीरो उड़ा दो, तो जीरो उड़कर ऊपर चले गया। अब ये जीरो उड़कर जैसे ही ऊपर गया तो उसमें क्या हुआ, ये देखो ये हो गया 49 इंटू 2 करोगे तो 98 आएगा, ये कट जाए, तो यहां से बचा वर्गमूल 100, या लिख सकते हैं 10 सेकेंड।
मतलब उड्डयन काल मतलब गेंद हवा में उड़कर वापस आएगी, मतलब ऐसे ढुइंग गिरी, कितने सेकंड बाद गिरेगी? 10 सेकंड बाद। पर्वत से लक्ष्य की दूरी है ना, मतलब क्या है कि यहां से ये गेंद को फेंका जो है, तो लक्ष्य की दूरी मतलब ये यहां पर गिरी, मतलब ये पूछना चाहता है हमसे परास। क्या पूछना चाहता है? परास। तो यहां पर परास निकाल लेते हैं, परास निकालते हैं, अगले पेज पे निकालते हैं आराम से, बहुत जगह है हमारे पास। तो परास क्या होगा? रेंज या परास। सर परास का जो सूत्र आपने हमें बताया वो बताया है u इंटू √2h बटा g। हाँ ये भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट लगा रहा हूं। क्यों? एक स्टेप पीछे जा, √2h बाय g जो होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। √2h बाय g किसके बराबर होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया है तो काहे डबल मेहनत करता है? 10 इंटू 98 कर दो, आंसर आ गया। 98 से फेंका था इंटू 10, मतलब कितना हो गया? 980 मीटर दूर। और भैया बहुत ज्यादा, 1 किलोमीटर करीब, बहुत ऊपर से ज़ूम फेंक दिया। हाँ, अरे फेंका भी तो बहुत ऊपर से, आधे किलोमीटर के ऊपर लगभग ऊपर से फेंका है, बहुत दूर जाके गिरेगी, 1 किलोमीटर के लगभग। चलो अब ऐसे ही प्रक्षेप धरातल से कितने कोण पर टकराएगा? वाह भाई वाह, नया सवाल। प्रक्षेप धरातल से कितने कोण पर टकराएगा? तो या तो तुम देखो कुछ इसको सवाल को करने के बहुत सारे तरीके ना, अभी जरूरी नहीं कि मैं जो फॉर्मूला है उसे चिपकी जाओ उससे, खुद से भी कुछ सोच सकते हो। तुम्हें कुल मिला के यहाँ पर कोण निकालना, तो x दिशा का और y दिशा का वेग निकालो और यहाँ पे tan अल्फा कर लो। तो tan अल्फा होता है सर, tan अल्फा जिस कोण से टकराएगा वो हो जाएगा vy बटा vx। कुछ भी करके vx निकालना है तुम्हें, y दिशा का वेग निकालना है, x दिशा का वेग तुम्हें पता है ऑलरेडी कितना है। x दिशा का सर वेग जो है वो 98 है। तो यहां पर हमारे पास vx जो है वो 98 तो है ही है। अब vy निकालना है, तो y दिशा का वेग निकालने का सूत्र सर आपने बताया जब टकराती है √2gh होता है। बहुत बढ़िया, यहां से भी कर सकता है, या अगर तेरे दिल के तार बजे बार बार और कभी ये सोच पाए तो बहुत ही मजेदार। हाँ सर ये तो सोचा हुआ था, लेकिन t क्या रखेगा? t क्या रखेगा? 10। t क्या रखेंगे? 10। अगर t का मान 10 रख दिया तो मजे है जिंदगी के। ये अगर सोच ले गए तो है असली मजा फिजिक्स का। क्यों? क्योंकि सर ये कितनी देर बाद टकराएगी? 10 सेकंड बाद टकराएगी। उड्डयन काल 10 सेकंड निकाला है तो 10 सेकंड बाद टकराएगी, मतलब y दिशा का वेग 10 सेकंड बाद। तो इससे कर उससे कर, बात एक ही आएगी, 110%। करके दे देता हूं, 9.8 इंटू 10 मतलब 98 मीटर पर सेकंड, 2 इंटू जी है 9.8 इंटू हाइट है 490। तो ये पॉइंट उड़ा, 490 कहां से है? अरे ये रहा ना भैया 490 हाइट, ये पॉइंट उठा, इसने इसको काट दिया। तो देख 98 इंटू 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 करोगे तो 98 आ जाएगा। तो इंटू 98 का रूट, तो मतलब 98 मीटर पर सेकंड। देखा बच्चों, बोला था ना मैंने। तो अच्छा सर ये vx और vy तो बराबर आ गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर vx और vy बराबर आ गए तो tan अल्फा जो होगा वो लिख सकते हैं हम, vy जो है वो 98 है और vx जो है वो भी 98 है, मतलब 1 आ गया। tan अल्फा क्या आ गया? 1 आ गया। तो अगर tan अल्फा 1 आ चुका है तो अल्फा का मान होगा 45 डिग्री। अल्फा का मान कितना होगा? 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पर गेंद धरातल से वापस टकराएगी। क्या ये बात सबको बहुत बढ़िया रूप से चमकती है? बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से ये सभी को बात चमकनी चाहिए। क्लियर है बेटा? चलो तो आज की क्लास का आखिरी सवाल कर लेते हैं। एक हवाई जहाज 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। जब वह 490 की ऊंचाई पर है सवाल उसके जैसा ही, आंसर भी पीछे वाला जैसा आएगा, बस थोड़ा सा नया कंसेप्ट ट्विस्ट होता है। तो उससे एक भोजन का पैकेट गिराया जाता है, उस पैकेट की क्षैतिज परास क्या होगी? ऐसा भी बोल सकते हो। देखो एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, है ना। अरे देखो तुमने कभी सोचा कि जैसे मान के चलो एक हेलीकॉप्टर चल रहा है ना, तो हेलीकॉप्टर में ये रॉकेट उड़ रहा है और ऐसे उड़ रहा है, और एरोप्लेन, और उससे मान के चलो कि वहां पर नीचे ऐसे हमको पाकिस्तान में गोलाबारी करनी है, तो बॉम्ब फेंका। तो बॉम्ब फेंकते हैं तो वो बॉम्ब को कहां से
सिर्फ एक आ जाए, है ना। जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल के जरिए मैं तुम्हें समझाता हूँ इस चीज को। मान के चलो कि यहाँ पर कुछ आतंकवादियों के घर है ना, और आतंकवादियों के घर यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं एरोप्लेन में, मैंने बोला आज तो सब खत्म, ठीक है। तो अगर मैंने यहां से बॉम्ब को छोड़ा तो ये बॉम्ब सीधा नीचे गिरेगा या इधर वाले घर पे गिरेगा? बताओ भैया, दो ऑप्शन है आपके पास। तो सर ये वाला जो बॉम्ब है वो इधर जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो बॉम्ब सीधा नहीं गिरेगा। अगर आप भी यू वेग से चल रहे हो तो बॉम्ब के पास भी वेग आ जाएगा। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुन। अगर कोई भी एक वस्तु, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी बातें समझी थी सरल रेखा में गति में, कि अगर कोई भी एक वस्तु यू वेग से चल रही है और उस चलती हुई वस्तु में से अगर आपने कोई भी चीज छोड़ी तो उसके पास उस वस्तु का वेग ट्रांसफर हो जाता है ना। जैसे मान के चलो कि एक पुलिस चोर पुलिस वाला सवाल किया था, उसमें पुलिस वाला अपनी चलती हुई गाड़ी में से बंदूक से गोली मारी, तो गोली के पास जो वेग था जमीन के सापेक्ष, वो पुलिस वाले की वैन का प्लस उसको खुद को जितना वेग था, दोनों को मिलाकर वेग था उसके पास। तो वैसे ही यहां पर होगा बेटा कि यहां पर अगर मान के चलो ये एक हेलीकॉप्टर है, इससे हमने खाना सोचा कि चलो भैया खाना देकर आते हैं, और यहाँ पर जमीन पर फूड के पैकेट गिराने हैं, और यहाँ पर ये सब भूखे प्यासे लोग है ना, इन्हें बोला खाना दे दो, इनके हाथों से खींच खींच कर भैया खाना दे दो, ठीक है। अच्छा ये से मार नहीं रहा है, दोनों दूर दूर है, तो ऐसे अपने हाथ फैलाकर खड़े हुए, खाना चाहिए, और यहाँ पर हर जगह पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हर जगह पानी भरा हुआ है तो तुमने सोचा कि अब हम खाना पहुंचा कर आते भैया सबको। तो अगर तुम खाना पहुंचाने गए, सब पानी को ना ब्लू कलर से वाल कर सकते, तो लाल पानी तो खून थोड़ी ना भरेंगे, है ना। तो ये ऐसा पानी था। अब तुमसे पूछा गया है कि अगर तुम हवाई जहाज को, सबसे पहली बात तो बोला कि हवाई जहाज को तुम लेकर उड़ रहे हो 180 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, ये तुम्हारा यू का मान है। तो अगर ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा अगर तुम्हारा यू का मान है बेटा, तो इसे तुम चाहो तो यू का मान क्या लिख सकते हो, यू का मान तुम चाहो तो 180 इंटू 5/18। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें जी का मान मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, बाकी सब कुछ मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में। तो ये कट गया, तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड। बहुत तेजी से तुम एरोप्लेन ले जा रहे हो, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हेलीकॉप्टर एरोप्लेन उड़ा रहे हो, है ना। तो अब ये जो तुम एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो तो ये उड़ता हो जाएगा। तो अब तुमसे पूछा है कि अगर तुम यहाँ पर धरातल से कितने ऊपर हो, 490 मीटर ऊपर हो। तो अगर तुम 490 मीटर ऊपर हो तो कितनी पहले तुम वहां पर, तो उससे एक भोजन का पैकेट गिराया जाए तो उस पैकेट की क्षैतिज परास कितनी होगी, है ना। या ऐसा पूछ सकता है कि कितनी दूर या कितनी पहले तुम यहाँ से पैकेट को छोड़ दो ताकि वो पैकेट जमीन पे गिर जाए ना, ऐसे उड़ रहे थे। अब तुमको बहुत पहले से पैकेट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में जो तुम्हारा वेग है वो पैकेट को मिल जाएगा, तो वो पैकेट आगे उसी वेग से अपने आप चले जाएगा, ठीक है। तो सीधा नहीं गिर जाएगा ना। देखो चमत्कार वाली बात बताऊं, अगर तुम ऊपर से देखोगे, मतलब तुम हेलीकॉप्टर में से बैठकर देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये तो एकदम सीधे सीधे गिर रहा है, लेकिन जमीन पे बैठा हुआ जो देखेगा उसको लगेगा ओहो ये तो ऐसा गिरा। क्यों? क्योंकि अगर पैकेट को तुमने छोड़ा तो क्षैतिज दिशा में जो पैकेट को वेग मिला वो तो तुम्हारा ऑलरेडी है। तो पैकेट मान के चलिए पैकेट घूम यहाँ पे गिरा, तो पैकेट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो तुम यहाँ पे हो जाओगे, पैकेट जब यहाँ पे पहुंचेगा तब तुम तो पैकेट के ऊपर ही रहोगे ना हमेशा तुम, तो कि तुम भी चलते जा रहे हो, पैकेट भी उसी दिशा में चलता जा रहा है, तो तुम्हें क्या लगेगा, अच्छा पैकेट तो सीधे 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 नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि तुम भी आगे चलते जा रहे हो, क्लियर है कहानी? चलो भैया, तो अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, हम निकालेंगे सर परास। तो परास निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आर बराबर होता है u/2h/g। तो ये कितना हो जाएगा, यू का मान कितना है 50 इंटू √2 इंटू एच कितना है बेटा 490 अपॉन में 9.8, है ना। देख मैं इसलिए बोला था ये वही होता है, थोड़ी डाटा क्या वही लिए हुए रहते सारे सवाल में। ये पॉइंट उड़ेगा तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, अभी हमने सॉल्व किया हुआ है, ये हो जाएगा 50 वर्गमूल 2 गुणा 49 इंटू 0, एक और जीरो आ गया बटे में 98।
तो ये अभी मैंने बताया 49 इंटू 2 98 होता है बेटा, और ये वर्गमूल 100 10 अब भी पीछे वाला सवाल करा हुआ है, पूछ मत लेना। तो ये हो जाएगा 50 गुणा 10 मतलब हो गया 500 मीटर, मतलब खाने का पैकेट 500 मीटर दूर जाके गिरेगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमको बंदूक चलानी, गोली चलानी है ना, या बम फेंकना, तो कितने पहले फेंका जाए बम। सोचो ये एरोप्लेन वगैरह वालों को कितना खतरनाक कैलकुलेशन रहता होगा कि जब वो एरोप्लेन उड़ते हुए किसी भी कोण पे से उड़ते हुए और मिसाइल को छोड़कर चले जाता है, तो मिसाइल के पास प्रारंभिक वेग भी आता, कितनी सटीकता से कैलकुलेशन करना पड़ता होगा कि मिसाइल कहां जाकर गिरे। ठीक है, सब ऐसे तो ऑटोमेटेड कंप्यूटर से होता है। चलो बेटा, तो ये एक और बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल था, आपको पता होना चाहिए कि वास्तविकता में हो क्या रहा है। हाँ तो भैया क्विज के रूप में 2 सवाल ले लेते हैं, जल्दी से इनका जवाब बता दो और फिर हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, जिसमें हम और भी इंपॉर्टेंट चर्चाएं करेंगे। चलो भैया, तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने एम्स 2013 का सवाल, जल्दी से इसका जवाब बताओ, जल्दी से इसका जवाब बताओ। चलो भैया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। आसान सा सवाल था, क्या होगा इसका जवाब? बोला गया है धरातल से एक प्रक्षेप को प्रारंभिक वेग u बराबर u नॉट आई कैप प्लस v नॉट जे कैप से प्रक्षेपित किया जाता है। चलो भैया, अगेन टाइम अप टाइम अप टाइम अप। हमने आपको यह भी बताया बेटा कि अगर आपको t समय पश्चात गेंद का वेग निकालना है तो x में u होगा और y में gt होगा, तो इसका जो परिमाण होगा वो अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया था, भले ही ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखोगे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ पर है इसका स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा v बराबर अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हमने महत्वपूर्ण सवाल कर लिए और उसके बाद में ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण देखा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें देखिए, एक बार रिवाइज करा देता हूं बेटा फटाफट, कि अगर सर आपने गेंद को फेंका तो इसमें x दिशा में वेग होता है, y दिशा में वेग नहीं होता है। यहाँ पर अगर किसी भी क्षण पर आपको वेग देखना है तो u x में होगा, y में gt होगा और इसका परिमाणी वेग v होगा, और ये कोण होगा कुछ अल्फा या थीटा मान सकते हो। अगर मैं tan अल्फा का मान लिखूं तो हर बार की तरह vy बटा vx होगा, अल्फा भी बोल सकते हो थीटा भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें प्रारंभिक कोण नहीं है। और ये जो होगा ये हो जाएगा यहाँ पर gt बटा vy बटा vx, gt बटा u। क्लियर है बेटा, है ना। तो यहाँ से gt बटा u आप इसे लिख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम इसी में और भी चर्चाएं करें, जैसे ये जब धरातल से टकराता है तो हम लिख सकते हैं सर इस दिशा का वेग होगा u, इस दिशा का वेग लिख सकते हैं अंडर रूट 2gh। साथ ही साथ अगर ये h हाइट है, इसका जो परास होगा, पहले ओडेनकाल का फॉर्मूला लिख देते हो जाएगा सर अंडर रूट 2h बटा g, और परास का जो सूत्र हो जाएगा, परास का सूत्र हो जाएगा u इंटू टाइम ऑफ लाइट, या लिख सकते हैं u इंटू अंडर रूट 2h बटा g। साथ ही साथ हम इसमें एक और इंपॉर्टेंट चर्चा कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चर्चा कर सकते हैं देखेंगे सभी प्यार से, कि सर हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चा? सर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर हम इसका पथ देखिए तो x बराबर ut होता है और y बराबर माइनस gt स्क्वायर होता है, तो पथ समीकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से y बराबर माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर। चलो भैया, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम अगली क्लास में, और हर बार की तरह होमवर्क आपको ऐप में ही मिल जाएगा। अगली क्लास में ऊंचाई से तिर्यक प्रक्षेपण और अपेक्षित गति पर चर्चा करेंगे बेटा। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।